Hello dear students, welcome to our channel Edu Navigator, your ultimate learning hub. Today we will be doing lecture for class 8 DV Public School students for math subject. This is chapter 4, direct and inverse variations. We will be covering this chapter in 4 lecture series. In the first lecture series, we will be covering introduction, types of variation, that is direct variation, and worksheet 1. काइंडली वॉच ऑल द वीडियोस वेरी केयरफुली एंड कम्प्लीटली, जिससे कि आप जो है सारे क्वेश्चंस जो है ढंग से कर पाए और समझ पाए। और काइंडली जो है बेल आइकन भी क्लिक कर दें, जैसे कि आपको बाकी लेक्चर सीरीज के भी वीडियोस जैसे ही अपलोड हुए वैसे एकदम से पता चल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। अभी ये हमको कंटेंट्स को हमने कैसे लेक्चर में बांटा वो दिखा रखा है। यहाँ पे हम वर्कशीट 1 तक करेंगे, लेक्चर नंबर 1 में। तो चैप्टर 4 का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है 4.1, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो 4.1 दैट इज इंट्रोडक्शन। इसमें एक सिचुएशन 1 हमने कंसिडर की है। वी हैव 2 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड इट इज कंज्यूम्ड बाय 4 फैमिली मेम्बर्स। 2 लीटर मिल्क के पैकेट्स हैं और ये 4 फैमिली मेम्बर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 लीटर्स ऑफ मिल्क है और यहाँ पे 6 फैमिली मेम्बर्स जो है इसको कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब इसको पी रहे हैं। तो हमको क्या पता चला इससे कि नंबर ऑफ मिल्क के पैकेट्स यहाँ पे बढ़े तो नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे बढ़ गए, है ना। दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेम्बर्स, अगर नंबर ऑफ मेम्बर्स इंक्रीज हुए या नंबर ऑफ मिल्क के पैकेट इंक्रीज हुए तो कंजम्पशन भी मिल्क का इंक्रीज हो गया, है ना। तो इस स्लाइड से हमें यह पता चलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सिचुएशन 3। अब सिचुएशन 3 में क्या है कि सॉरी पहले सिचुएशन 2 करते हैं ना। 2 चॉकलेट्स की कॉस्ट जो है, यहाँ पे 2 चॉकलेट्स है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, इसमें दिखा रखा है कॉस्ट 10 रुपीज़ है। अब 2 चॉकलेट्स की 10 रुपीज़ है, हमने 2 और ऐड कर दी, यानी 10 + 10 हो गया, है ना। या तो 10 × 2 हो गया, इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। एडिशन इज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो 4 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी, 20। तो इससे भी हमें क्या पता चला, इंक्रीज इन नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द मनी स्पेंड, यानी अगर आपके नंबर ऑफ चॉकलेट्स इंक्रीज हुई तो आपको मनी भी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ा। अब सिचुएशन 3 में देखते हैं, इसमें क्या है। सिचुएशन 3 ये कहता है कि विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर ए डिस्टेंस ऑफ 1200 इज कवर्ड इन 30 आवर्स। अगर हमारी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइंस में पहले भी। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो हमने 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर जो है हमने 30 आवर्स में कवर की। अगर हमने स्पीड को इंक्रीज कर दी 60 किलोमीटर्स में, तो जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेंगे, कम में कि ज़्यादा। डेफिनेटली अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी कवर्ड इन 20 आवर्स। तो ये हमें क्या शो करता है कि इंक्रीज इन स्पीड कॉजेज डिक्रीज इन टाइम इफ डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। अगर हमारा सेम डिस्टेंस को कवर करना है, अगर स्पीड इंक्रीज कर दे तो टाइम जो उस डिस्टेंस को कवर करने में लगता है वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, इट विल डिक्रीज, क्योंकि स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो इसमें तो अगर नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ी तो पैसे बढ़ गया, इसमें अगर स्पीड इंक्रीज हो गई तो आपका टाइम डिक्रीज हो गया सिचुएशन 3 में। चलिए सिचुएशन 4 देखते हैं। फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, किसी खास काम को करने के लिए 16 वर्कर जो है 30 दिन लेते हैं। तो अगर हमने वर्कर इंक्रीज कर दिए तो दिन कम लगेंगे कि ज़्यादा लगेंगे, डेफिनेटली कम लगेंगे, क्योंकि आदमी बढ़ जाएंगे तो काम जो है उतना आदमी में बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्क डेज विल बी 24। दिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीजेज द नंबर ऑफ डेज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन वर्कर ने नंबर ऑफ डेज कम कर दिए। तो पहले इस 2 सिचुएशन में हमने देखा था कि अगर टॉफीज़ बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, अगर मिल्क के पैकेट बढ़ गए तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, है ना। और बाकी 2 सिचुएशन में ये देखा कि अगर स्पीड इंक्रीज होती है सेम डिस्टेंस के लिए तो टाइम डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम वर्कर सेम काम को करने के लिए वर्कर इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें भी टाइम जो है जितने दिन में कंप्लीट होना है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये हमको समझ में आई 4 सिचुएशन के हिसाब से। तो इसका बुलेट पॉइंट क्या है, क्या समझ में आया हमको, इफ द वैल्यूज ऑफ 2 क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे, अगर वैल्यूज जो है 2 क्वांटिटीज की, है ना 2 क्वांटिटीज, पहले इसमें क्या चॉकलेट्स हुई और प्राइस हुई, उसमें मिल्क हुआ और कंजम्पशन फैमिलीज का हुआ, इसमें क्या हुआ, स्पीड हुआ और टाइम हुआ, इसमें वर्कर्स हुआ और टाइम हुआ। तो अगर 2 क्वांटिटी की वैल्यू जो अगर आपस में रिलेटेड है और चेंज इन वन वैल्यू रिजल्ट्स इन
corresponding change in the other, the two quantities are said to be in variation. अगर एक की चेंज जो है वैल्यू जो है दूसरे की चेंज कर देती है, इसका मतलब क्वांटिटीज, दोनों क्वांटिटीज जो है आपस में वेरी करती है, आर सेड टू बी इन वेरिएशन. अब वो डायरेक्ट है कि इनवर्स है वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है जी. तो अगर एक क्वांटिटी चेंज होती है और दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ चेंज हो जाती है तो दे आर सेड टू बी इन वेरिएशन. चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. 4.2. अब टाइप्स ऑफ वेरिएशन. ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ वेरिएशन होते हैं? टाइप्स ऑफ वेरिएशन होता है डायरेक्ट और इनवर्स. ठीक है, दो टाइप्स ऑफ वेरिएशन होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स. तो उसमें डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? इफ द टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे, अगर दो क्वांटिटीज जो है ये इस तरीके से रिलेटेड है कि इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट्स इन करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अदर. इसका मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी करस्पॉन्डिंगली मतलब उसी के मुताबिक इंक्रीज हो जाती है, और अगर डिक्रीज होती है तो उसी के मुताबिक डिक्रीज हो जाती है. या तो दूसरी इंक्रीज होती है तो पहली इंक्रीज हो जाती है, वाइस वर्सा. मतलब अगर दूसरी इंक्रीज होती है तो पहले भी इंक्रीज होती है, और पहली इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, दूसरी भी इंक्रीज होती है सेम ही करस्पॉन्डिंग के हिसाब से. देन सच वेरिएशन इज कॉल्ड एज, तो इस वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? डायरेक्ट वेरिएशन मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी भी उसी हिसाब से इंक्रीज कर रही है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. इसमें क्या है? लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग टेबल. चलिए इस टेबल को कंसिडर करते हैं. शोइंग द नंबर ऑफ स्टैम्प्स, जो कि नंबर ऑफ स्टैम्प्स x है, नंबर ऑफ स्टैम्प्स, और y है कॉस्ट इन रुपीज. शोइंग द नंबर ऑफ स्टैम्प्स, जो कि शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टैम्प ईच ऑफ सेम वैल्यू डिनोटेड बाई लेटर x. और हर स्टैम्प की जो वैल्यू है सेम है, बिल्कुल सेम है. एंड द करस्पॉन्डिंग कॉस्ट डिनोटेड बाई लेटर y. और करस्पॉन्डिंग कॉस्ट जो है डिटरमाइन बाई लेटर y. जैसे अगर 5 स्टैम्प है तो उसका रेट कितना हो गया? 10 रुपये. हर स्टैम्प की कॉस्ट सेम है. और 10 स्टैम्प पे तो रेट कितना हो जाएगा? 20 रुपये. और 15 स्टैम्प पे तो 30 रुपये, 20 स्टैम्प पे तो 40 रुपये, 25 है तो 50 रुपये, और 30 है तो 60 रुपये. तो ये हमको निकालना नंबर ऑफ स्टैम्प्स और कॉस्ट इन रुपीज़. इफ़ यू एग्जामिन द टेबल, अगर हम टेबल को ढंग से देखेंगे, यू विल फाइंड दैट देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टैम्प. जैसे जैसे आपकी जो है स्टैम्प की नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ रही है. जैसे 5 से 10 स्टैम्प हुई तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, है ना. 10 से 15 स्टैम्प तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई. तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन. क्योंकि नंबर ऑफ स्टैम्प बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ रही है. और जैसे हमने पढ़ा था डायरेक्ट वेरिएशन में अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी कोरस्पॉन्डिंगली बढ़ेगी, तो उसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं. अब चलिए रेशियोज निकालते हैं. लेट अस फाइंड द रेशियोज, है ना. 5/10 है पहले का रेशियो, दूसरे का 10/20 है, तीसरे का 15/30 है, ऐसे 20/40, 25/50 और 30/60. तो 5/10 यानी 5 1 5, 5 2 10, 1:2, और 1/2, 2 0 से 2, 5 3 15 और 5 6 30, और 3 1 6 और 3 2 1/2. तो सब में इसमें रेशियो कितना आ रहा है? 1/2. तो सबका रेशियो इट रिड्यूसेस टू, आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी सी दैट ईच रेशियो रिड्यूसेस टू 1/2. इन अदर वर्ड्स x/y डज नॉट चेंज. मतलब ये रेशियो x/y जो है रेशियो कहते हैं ना, ये रिमेन्स कांस्टेंट, ये डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज. तो x/y इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी k. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x/y इज इक्वल टू k. कोई कांस्टेंट रेशियो जिसको कहते हैं k. यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? 1/2, क्योंकि सब में 1/2 आ रहा है ना, 5/10 1/2. तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे y डिवाइडेड है तो यहाँ पे आगे क्या हो गया? मल्टीप्लाई. यानी x इज इक्वल टू ky, वेयर k डज नॉट चेंज, यानी k चेंज नहीं करता फ्रॉम 1. तो इससे क्या पता चला? जैसे x इंक्रीज होगा वैसे ही y भी इंक्रीज, उसी रेशियो में y भी इंक्रीज कर जाएगा. जैसे अगर x 2 है और k कांस्टेंट है तो y 4 हो, अगर x 3 हो गया तो y 6 हो जाएगा. उसी रेशियो में जो है x और y इंक्रीज करने लग जाएंगे. ठीक है. टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ x एंड y इंक्रीजेज और डिक्रीजेस टुगेदर इन सच ए वे दैट x/y रिमेन्स कांस्टेंट. दो क्वांटिटी x और y जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं जब अगर x इंक्रीज करती है तो y भी इंक्रीज करती है, y इंक्रीज करती है तो x भी इंक्रीज करती है. अगर x और y सेम रेशियो में इंक्रीज करेगी तो x/y का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव होता है. ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया, ये इसमें मेन चीज. ठीक है. तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं.
तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन द फॉलोइंग टेबल इफ X एंड Y वेरी डायरेक्टली। अब हमें पता है अगर X और Y डायरेक्टली वेरी करता है तो नहीं X बाई वाई, ये X बाई वाई है ना, इट इज इक्वल टू K। ये हमने पढ़ा था ना पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से, है ना, एंड K इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस वी हैव स्टडीड। ओके, तो हमको ये पता है, तो यानी 5/8 X बाई वाई, हर केस में X बाई वाई सेम होगा, P/32 इज इक्वल टू 10/Q, ये होगा, है ना। अब इन दो इक्वेशन से हम P निकाल सकते हैं और पहली और आखिरी वाले से Q निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 32 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 32/8 इज इक्वल टू P, 8 4 द 32, तो P की वैल्यू कितनी, 5 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ P विल बी इक्वल टू 20। अब Q निकालनी है तो या तो हम P की वैल्यू डाल दें और फिर इसका इन दोनों को सॉल्व करें, या तो पहले 5/8 से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये तो पूरी इक्वालिटी है ना, ये पूरी इक्वालिटी है। तो पहले करते हैं इसको 5/8 इज इक्वल टू 10/Q। अब क्या करते हैं, Q ऊपर ले जाते हैं और 5 नीचे ले आते हैं, है ना, और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू 10 इंटू 8, यहाँ पे 8 डिवाइड हो रहा था ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 5 यहाँ पे ऊपर डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा बाय 5, तो 5 इंटू 2 10, तो Q इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 16 हो गया और P इज इक्वल टू 20, देखो Q इज इक्वल टू 16, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना। इसको ऐसे अगर जैसे आपने P की वैल्यू निकाल दी, P की वैल्यू आपकी क्या थी 20/32 इज इक्वल टू 10/Q, इससे भी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही करो, यहाँ पे Q ऊपर आ गया और यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 20, है ना। 32 यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइडर डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20 यहाँ पे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, Q यहाँ पे न्यूमिनेटर में चल जाएगा। तो 10 2 ज़ा 20 और 2 16 ज़ा 32, ठीक है। तो क्योंकि क्वालिटी में तो दोनों तरफ से ये आपका आंसर सेम आएगा। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी वो ये कह रहा है कि वेरीफाई वेदर X एंड Y वेरी डायरेक्टली इन ईच अदर, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या। भाई हमको ये वेरीफाई करना है कि X और Y जो है डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर X और Y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं तो इसके इन सबका जो रेशियो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी 2/6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 यानी 1/3, और 3/9 क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 यानी 1/3। 5/17 ये तो नहीं जाएगा, 1/3 नहीं आएगा, और 6/20 2 3 ज़ा 6 2 10 ज़ा 20 ये भी 1/3 नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों जो है 1/3 के बराबर नहीं है ना, 5/17। तो ये जो है दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली, इसका मतलब दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया हमारा। अब देखो नोट में क्या लिखा है, इफ़ टू क्वांटिटीज X एंड Y इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। अगर ये दोनों क्वांटिटीज, अब देखो इसमें ये 2 के बाद 3X इंक्रीज हुआ, Y भी इंक्रीज हुआ, अब 3 के बाद 5X भी इंक्रीज हुआ, Y भी इंक्रीज हुआ, और 5 के बाद 6X भी इंक्रीज हुआ, Y भी इंक्रीज हुआ, लेकिन वो सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसलिए हम जो है वेरी जो इनके बीच में जो वेरिएशन जो है वो जो रिलेशन है वो वेरिएशन का नहीं रहेगा। इंक्रीज तो कर रही है दोनों, लेकिन दे आर नॉट वेरिंग इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। जो वैल्यू ऑफ के है वो उसमें सेम नहीं है, हर केस में रेशियो जो है सेम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसने नोट में क्या लिखा है, इफ टू क्वांटिटीज X एंड Y इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर इट डज नॉट इंश्योर दैट इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब इसमें वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो नहीं एप्लीकेबल होगा, इट इज़ नॉट श्योर, इट डज नॉट इंश्योर, मतलब ये पक्का नहीं करता कि डायरेक्ट वेरिएशन में। क्यों, इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर देन वी शुड ट्राई इफ पॉसिबल टू ऑब्टेन द रिलेशन X/Y इज इक्वल टू K, यानी इनमें जो रेशियो है दैट आल्सो K शुड बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, अगर वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। लेकिन यहाँ पे X/Y K जो है पॉजिटिव तो है लेकिन सेम नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आपका क्लियर हो गया।
तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 6 मिनरल वाटर बॉटल्स इज 48, यानी 6 मिनरल वाटर बॉटल्स, इसकी कॉस्ट कितनी है 48। देखो इसमें मेन चीज उठानी है हमको, 6 मिनरल वाटर बॉटल, इसकी कॉस्ट कितनी है 48। हाउ मैनी मिनरल वाटर बॉटल्स कैन बी बॉट फॉर ₹120, यानी 120 रुपये के लिए हम कितनी मिनरल वाटर बॉटल्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ₹120 के लिए हम जो है नंबर ऑफ मिनरल वाटर बॉटल इज इक्वल टू एक्स, तो रेशियो नंबर ऑफ मिनरल वाटर बॉटल और कॉस्ट इन रुपीज़। तो नंबर ऑफ मिनरल वाटर बॉटल कितनी है, एक्स 6 है और कॉस्ट इतनी 48 है, तो अगर 120 रुपये हुए तो उसकी एक्स है ना। तो इसमें हमको पता है कि जो कॉस्ट ऑफ मिनरल वाटर बॉटल वो तो सेम रहेगी, इसका मतलब रेशियो भी इसका सेम रहेगा। तो 6/48 इज इक्वल टू x/120। समझ में आया आपको ये, क्योंकि हर मिनरल वाटर बॉटल की कॉस्ट सेम है, तो उसका जो नंबर ऑफ मिनरल वाटर बॉटल बाई कॉस्ट, ये इसका रेशियो सेम रहेगा, तो इसका भी रेशियो सेम रहेगा, है ना। और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, क्योंकि मिनरल बॉटल की कॉस्ट सेम है। ठीक है, अब x निकालने के लिए यहाँ पे 120, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ के जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 120/48। ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिवाइड हो तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, है ना। 8 6 48 8, ठीक है, और 4 3 12, यानी 30, और 4 2 8, और 2 15 30। ठीक है, तो आपकी कितनी आ गई मिनरल वाटर, क्या आ गई इसकी, कितनी मिनरल वाटर बॉटल लेगा 120 में, दैट विल बी 15। तो 15 मिनरल वाटर बॉटल्स कैन बी बॉट फॉर ₹120। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हम। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, ए मैन डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹5000 इन ए बैंक, यानी एक आदमी ने 5000 रुपये जो है डिपॉजिट किए, कहाँ पे, बैंक में, और अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹600 इन 2 ईयर्स, और इंटरेस्ट अर्न किया मतलब इंटरेस्ट कमाया कितने का, 600 रुपये का 2 सालों में। ठीक है, हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी डिपॉजिटेड, would a deposit of 8000, क्या, how much interest would a deposit of ₹8,000 earn in the same period। अगर 5000 के बदले अगर वो 8000 रुपये इन्वेस्ट करता है बैंक में, डिपॉजिट करता है बैंक में, तो उसमें कितना इंटरेस्ट निकलता, भाई बैंक तो सेम इंटरेस्ट देगा ना। तो मनी डिपॉजिट पहले कितना था 5000, उसमें इंटरेस्ट 2 साल में कितना मिला 600 रुपये। अब बैंक का तो इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा ना, चाहे वो कितना भी मनी डिपॉजिट करे। तो अगर 8000 रुपये डिपॉजिट करेगा तो मान लो उसको इंटरेस्ट कितना मिल गया, एक्स मिला। तो इनका जो रेशियो है मनी डिपॉजिट बाई इंटरेस्ट इनका, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो उसको फिर से करते हैं, 5000/600, इसमें x है मनी डिपॉजिटेड और y है इंटरेस्ट। x बाई वाई 5000/600 इज इक्वल टू 8000/x, जो उसको इंटरेस्ट मिले 1000 में। तो यहाँ पे x डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर से, और ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, और यहाँ पे 600 जो है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर जाके वो कहाँ चल जाएगा, न्यूमिनेटर में। 8000 इंटू 600 अपॉन 5000। ठीक है, डिनोमिनेटर आ गया, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया, और एक्स नीचे से ऊपर चला गया, एक्स हो गया। तो 3 0 से 3 0 कटे, 5 1 5 5 2 10, 120 120 इंटू 8, यानी 120 इंटू 8 कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 0, 8 2 16 का 1, ये 0 है। ठीक है, 8 2 16 का 1, और 8 1 960, तो 960 रुपीज़ ये हो गए। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये भी समझ में आ गया ना, तो सिंपल हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके बॉस, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमारी ये वर्कशीट्स स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब वर्कशीट शुरू करते हैं। तो मैं इसमें वर्कशीट में पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टर्म। हमको मिसिंग टर्म्स करना है, जो हमको कंडीशन दे रही है कि एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, यानी एक्स और वाई डायरेक्टली वेरी करते हैं। मतलब पहली चीज़ हमको क्या समझ में आ गई, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट। एक्स बाई वाई का रेशियो हर समय कांस्टेंट है, तो हमको मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तीनों एक्सरसाइज सेम ही है। मैं पहला क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट लिख देना, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा।
तो 6/18 इज इक्वल टू 8/x, मान लीजिए x है, ठीक है ना। 6/18 इज इक्वल टू 8/x, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, तो x यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो x ऊपर चला गया, यहाँ पे आके न्यूमिनेटर में चला गया, और 6 नीचे आ गई, 18 डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया। x इज इक्वल टू 18 इंटू 8/6, ठीक है ना। 6 नीचे आ गया और 18 ऊपर चला गया, तो 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, है ना। 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 24, ठीक है। एक्सलेंट नंबर। अब इसमें देखो, इन दोनों में देखो रिलेशन, इनमें निकालो। 8/24 इज इक्वल टू 12/y, यहाँ पे मान लो y है, ये y, दिस इज y, दिस इज z, दिस वॉज x, ठीक है। तो 8/24 इज इक्वल टू 12/y, क्योंकि ये तो चाहे इससे कर लो 6/18 इज इक्वल टू 12/y, या 8/24 इज इक्वल टू 12/y, क्योंकि रेशियो तो सबका बराबर ही है ना। तो 8 3 ज़ा 24 हो गया, है ना, और y यहाँ पे चला गया और 3 यहाँ पे आ गया, है ना। तो y इज इक्वल टू 12 इंटू 3, 36, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 36, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। 8 इंटू 3 24, 8 1 8, 8 3 24, 3 इंटू 12 हो गया, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला गया, y यहाँ से डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब तीसरा वाला है, फिर से वही 6/18 इज इक्वल टू z/63, ठीक है। तो 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 1/3 है, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63, यहाँ चले जाएगा, 63/3 इज इक्वल टू z, 63 इंटू 1 63 होता है ना, 1 से 63 मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 1/3 तो है, 6 3 ज़ा 18 से 1/3 है, तो z इज इक्वल टू z/63, वहाँ चला गया, तो 3 1 से 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यानी z इज इक्वल टू 21 आ गया, 21, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, तो 24 36 21। तो ऐसे ही जो है आपको बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कैसे करना है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 5 बैग्स ऑफ राइस वेट 150 kg। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, 5 बैग्स किसके, चावल के, राइस के, कितना वे करते हैं 150 kg। तो इसमें x कितना है बैग्स, दैट इज़ 5, और y कितना है वेट यानी 150। हाउ मैनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वे 900 kg। अब 900 kg के लिए कितने बैग्स आएंगे, तो वही देख लेते हैं, ठीक है। x और y, तो 5 बैग्स कितने वे कर रहे थे 150 kg, 150 है नहीं। x में आपके कितने थे बैग्स, और y में kg। तो जैसे जैसे बैग्स बढ़ेंगे वैसे वैसे kg बढ़ेगा, और क्योंकि बैग्स का वेट सेम है तो kg का वेट भी सेम है, और रेशियो इनका बराबर है। तो हमको 900 kg के लिए, 900 kg के लिए कितने बैग्स चलेंगे x, है ना। एग्जाम्पल की तरफ ये तेरे ही है ना, है ना। तो इसमें क्या रेशियो निकाल लेंगे, 5/150 इज इक्वल टू x/900। समझ में आया आपको भाई। x इसमें बैग्स है, y kg में, तो 5 बैग्स का वेट 150 kg है, x बैग का वेट 900 kg है। तो x कैसे कितना आएगा 900, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 900 इंटू 5/150, ठीक है। 0 से 0 कटा, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो 900 kg के कितने कितने बैग्स होंगे 30 बैग्स, ठीक है। बैग्स भी बढ़ गए और यहाँ पे वेट भी बढ़ गया, ठीक है। समझ में आ गया 30 बैग्स, ठीक है।
इट विल बी 30 वैक्स। ओके, एक्स इज इक्वल टू 30 आ गया। तो चलिए अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज 54 रुपीज़। यानी 3 kg शुगर की कॉस्ट जो है 54 रुपीज़ है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर? ये भी सेम ही है ना भाई। 3 kg की कॉस्ट है 54, है ना, ये kg है और ये रुपीज़ है। ठीक है, 3 kg की कॉस्ट है 54, तो 15 kg की कॉस्ट कितनी होगी? मान लो y है, तो 3/54 इक्वल टू 15/y। तो आपको y सॉल्व करना है, तो खुद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स। एक मोटर बोट जो है 20 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर करती है? 4 आवर्स में। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 7 आवर्स, स्पीड रिमेनिंग द सेम। तो 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी? ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन। 20 किलोमीटर्स करती है 4 आवर्स में, ठीक है, और 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस करेगी? एक्स डिस्टेंस करेगी। मान लीजिए आपको यह पता है कि स्पीड अगर सेम रहेगी, स्पीड रिमेन्स द सेम, तो अगर ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कम डिस्टेंस कवर करेगी। भाई 4 घंटे में तो 20 किलोमीटर कवर किया, तो ज़्यादा टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस ही कवर करेगी। तो यानी डायरेक्ट वेरिएशन में, क्योंकि स्पीड सेम है तो उसी हिसाब से डिस्टेंस करेगी। तो 20/4 इज इक्वल टू x/7। तो यहाँ पे 7 डिवाइडर है, दूसरी तरह राइट हैंड साइड में डिवाइडर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 × 7/4। तो 4 5 20, 7 5 35 किलोमीटर, यानी 7 आवर्स में वो 35 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। आपको समझ में आया जो मैंने बताया इसमें? देखिए ये कह रहा है मोटर बोट 20 किलोमीटर 4 घंटे में कवर कर रही है, तो 7 घंटे में ज़्यादा ही कवर करेगी 20 से, है ना। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में हुआ। अब डायरेक्ट वेरिएशन में दो चीज़ें क्या है, एक तो टाइम है और एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो पहले 4 घंटे में इसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, और बाद 7 घंटे में कितने करेगी? एक्स मान लो करेगी, तो इसका रेशियो सेम रहेगा। तो 4/20 इज इक्वल टू 7/x। तो एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 35 जो भी आपकी आएगी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम है, इसमें वही रेशियो बनाना है, और रेशियो आपका कांस्टेंट रहता है क्योंकि डायरेक्टली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ए मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 210 किलोमीटर वो 30 लीटर पेट्रोल में मोटर बाइक चलती है। तो भाई 7 लीटर में कितना चलेगी? कम ही चलेगी। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन में है। तो इसमें क्या है, दो चीज़ रिलेशन में क्या है, डिस्टेंस और पेट्रोल, लीटर्स ऑफ पेट्रोल और डिस्टेंस। ठीक है, लीटर्स ऑफ पेट्रोल और डिस्टेंस, एक मिनट सॉरी, लीटर्स ऑफ पेट्रोल एल और डिस्टेंस। तो लीटर ऑफ पेट्रोल कितना है? लीटर ऑफ पेट्रोल है 30 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो 210 किलोमीटर चली। ठीक है, अब आपको पता है 30 लीटर में 210 किलोमीटर चली, तो 7 लीटर में डेफिनेटली कम ही चलेगी, मान लो एक्स चलेगी। अब ये दोनों रेशियो जो है क्या है, कांस्टेंट है के, ये हमें पता ही है क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स यहाँ पे डिवाइडेड यहाँ देगा मल्टीप्लाई होगा, और 30 यहाँ पे न्यूमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, यहाँ 210 यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर से आके मल्टीप्लाई, 7 × 210 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 3 7 21 और 7 7 49। तो यानी कि 7 लीटर्स में केवल 49 किलोमीटर वो गाड़ी चलेगी, मोटरसाइकिल। देखो एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। कितना इजी था ये, समझ में आ गया आपको? ये बिल्कुल सेम है, 2 3 4 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, केवल हमको रेशियो बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ 12 women कैन वीव 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इन ए डे,
यानी कि 12 जो लेडीज़ हैं वो 15 मीटर क्लॉथ को सिल देती है, बुन देती है, जो भी कर देती हैं, कैन वीव कर देती है एक दिन में 15 मीटर क्लॉथ को, 12 वुमेन। हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ विल बी वुमेन बाई 20 वुमेन इन ए डे। भाई 12 वुमेन जो है 15 मीटर क्लॉथ सिल देती हैं, तो 20 वुमेन ज़्यादा ही मीटर ऑफ क्लॉथ सिलेंगी। तो इसका मतलब ये भी डायरेक्ट रिलेशन में हो गया। तो 12, अब इसमें क्या, वुमेन और मीटर्स ऑफ क्लॉथ, इसमें रिलेशन हो गया ना, सॉरी इसमें यहाँ करते थे वुमेन W और मीटर्स ऑफ क्लॉथ, है ना, इज इक्वल टू, इसका रिलेशन कांस्टेंट हो गया। कितनी वुमेन है, 12 वुमेन है, और कितने मीटर ऑफ क्लॉथ है, 15। ठीक है, ये इसका रेशियो हो गया। अब बाद में कितनी वुमेन हो गई भाई, 20 वुमेन होगी। तो वो कितने, मान लो वाई मीटर्स ऑफ क्लॉथ उन्होंने वीव किया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब y यहाँ पे डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, अब 20, अब यहाँ पे 12 न्यूमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में, तो नीचे किसमें आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 20/12, और 15 यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे जाके न्यूमिनेटर में आ गया इंटू 15। ठीक है ना, पता है ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, है ना। तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 5 15 और 3 4 12 और 4 5 20, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मीटर्स, है ना। तो यानी कि 20 लेडीज जो है 25 मीटर ऑफ क्लॉथ जो है तो एक दिन में वीव कर देंगे। समझ में आया आपको, देखो एक लाइन में आंसर आ गया, कितना इजी था ये, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम, अगर 5 शीट का शीट्स पेपर का वेट जो है 20 ग्राम है, तो हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2.5 kg। तो 20 ग्राम का 2.5 kg मतलब ज़्यादा ही शीट्स होंगी, है ना। और ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो इसका फिर वो निकालते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या चीज़ है, ये ग्राम में और ये kg में है। तो 2.5 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 2.5 kg विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 1000, यानी कि 2500 ग्राम, है ना। तो 2500 ग्राम कितने नंबर ऑफ शीट्स की कितनी वेट करेंगे। तो इसमें फिर से वही शीट्स बाय वेट। तो शीट्स पहले कितनी थी, 5 शीट्स थी, उनका वेट कितना था, 20 ग्राम, 5/20, इसका रेशियो सेम है। अब बाद में कितनी शीट्स होगी, मान लो कि x हो गई शीट्स, है ना, उसका वेट कितना है 2500 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब कितना हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20, है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे जाके न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमिनेटर के साथ, x की वैल्यू आ गई, तो 0 से 0 कटा, और 2 इंटू 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 5, 125 इंटू 5, 125 इंटू 5 कितना हो गया, 5 5 से 25, 5 का 2, 5 2 ज़ा 10, 11 12 का 1, 625। तो इसका 625 शीट्स हो गई। ठीक है, तो ये हमारा जो है 7th का आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, सिंगल एक लाइन का आंसर। ठीक है, कितना इजी है, इतना इजी है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, रीना टाइप्स 600 वर्ड्स इन 4 मिनट्स। रीना जो है टाइप करती है 600 वर्ड्स कितने मिनट में, 4 मिनट में टाइप करती है 600 वर्ड्स 4 मिनट में। व्हाट टाइम विल शी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स। तो 3150 वर्ड अगर टाइप करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगी, कम टाइम लेगी, डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसमें भी वही है कि वर्ड्स बाय टाइम, तो 600 वर्ड्स कितने में टाइप करती है वो, 4 मिनट्स में, है ना। तो 3150 वर्ड कितने में टाइप करेगी, मान लो z मिनट में, तो z की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इस रिलेशन से अभी हम सारे क्वेश्चन सेम ही है, ये भी कर चुके हैं, है ना।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रोहन टेक्स 14 steps in covering a distance of 2.8 meters, यानी 14 स्टेप वो लेता है 2.8 मीटर डिस्टेंस कवर करने को रोहन। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 150 स्टेप्स। तो 14 स्टेप में अगर वो 2.8 मीटर कवर करता है तो 150 स्टेप्स में ज़्यादा ही करेगा। तो इसमें भी रिलेशन बना दो, कैसे, वही स्टेप्स बाई डिस्टेंस का। तो स्टेप्स कितने हुए इसमें, 14 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 2.8 मीटर्स, है ना। तो 150 स्टेप्स में कितना करेगा, 150 इज इक्वल टू 150 बाई मान लो x डिस्टेंस करेगा। तो इसको भी ऐसे रिलेशन से सॉल्व कर लो, समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 48 रिफाइंड ऑयल कैंस ऑफ 5 लीटर्स कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टन्स, यानी 48 जो है कैंस जो कि 5 लीटर की हैं वो 8 कार्टन मतलब 8 डब्बों में पैक की जा सकती है। 48 ऑयल के कनस्तर जो है सेम साइज के, ठीक है। हाउ मेनी सच कार्टन, मतलब कितने ऐसे डब्बे चाहिए होंगे हमको, 216 कैंस के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको कैंस बाई CANS, कैंस बाई कार्टन्स। तो पहले कितनी थी, 48 कैंस थी, उनको कितने में बांधा था हमने, 8 कार्टन में। अब कितनी कैंस है, 216 कैंस है, तो डेफिनेटली कार्टन भी बढ़ जाएंगे, तो मान लो x कार्टन है। तो इसमें भी डायरेक्ट रिलेशन है, इसको भी हमको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मेथड और कॉन्सेप्ट समझो। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब तो आपको आता ही है, बाकी मैंने समझा दिया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल होंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 50 न्यूज़पेपर इज 22.50। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, जिससे कि आपका खुद का भी दिमाग बढ़े। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, टोटल कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़पेपर इज 22.5 रुपीज़। तो 15 न्यूज़पेपर का जो कॉस्ट है 22.5 रुपीज़ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर। तो 25 न्यूज़पेपर का कॉस्ट निकालना है। तो अब इसमें किस में रिलेशन बनाएंगे, 11th और 12th आपके लिए होमवर्क है। अब मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ, इसमें आप किसके लिए बनाएंगे, कॉस्ट और न्यूज़पेपर के बीच में रिलेशन बनाएंगे। अब पता है 15 न्यूज़पेपर का कॉस्ट जो है 22.5 है, तो 25 का ज़्यादा होगा, तो डायरेक्ट रिलेशन में उसका रेशियो वैसे बना देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, ए लेबरर गेट्स ₹675 फॉर 9 days वर्क, यानी 9 दिन का काम करता है तो उसको 675 रुपये मिलते हैं किसी भी लेबरर को, मजदूर को। हाउ मेनी डेज शुड ही वर्क टू गेट 900 रुपीज़। तो अगर 900 रुपीज़ चाहिए तो कम दिन ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा। तो इसमें रिलेशन किस में बढ़ेगा, डेज ऑफ वर्क अपॉन रुपीज़ में। और रिलेशन कैसे होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। और रेशियो जो है बराबर होगा, क्योंकि पैसे तो उसको हर दिन के सेम ही मिलेंगे ना। अब उसको हमको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो 11 और 12 खुद सॉल्व करो, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो। तो इसी के साथ जो है, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ 4 लेक्चर सीरीज। इन दिस वी हैव कवर्ड वर्कशीट 1 एंड ऑल द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वर्कशीट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी अच्छी वीडियोज़ बार बार देखने को मिले। Wishing you all the best. Thanks for watching. This is Edu Navigator signing off. Bye bye and take care. Thank you.